दोस्तों ये इंटरस्टेलर मूवी का पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर पहले पार्ट 1 देखें ताकि आपको मूवी की अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए पार्ट 2 शुरू करते हैं। पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जब कूपर का साथी उसे कहता है कि तुम्हें यहाँ से गए हुए 23 साल 4 महीने 8 दिन हो गए हैं, और वो उन्हें कहता है कि 23 सालों में आपके लिए प्लेनेट अर्थ से बहुत से मैसेजेस भी आए हैं, आप चाहे तो उन्हें चेक भी कर लें। तभी कूपर वहां पर अपने मैसेजेस को देखने जाता है और उसे उसके बेटे टॉम ने बहुत सारे मैसेजेस भेजे हैं कि अब मेरी शादी हो गई है और मेरा एक बेटा भी है और मुझे नहीं लगता कि मेरे पिता जिंदा हैं। साथ में उसे अपनी बेटी मर्फ का भी मैसेज मिलता है। इतने सालों में मर्फ ने अपने पिता के लिए सिर्फ एक मैसेज भेजा था और वो भी अपने बर्थडे वाले दिन, क्योंकि उसके पिता ने उससे वादा किया था कि मैं तुमसे मिलने उस दिन आऊंगा जिस दिन तुम्हारा बर्थडे होगा। और अब इस वक्त में मर्फ की एज अपने पिता के बराबर हो चुकी थी। और साथ में हमें ये भी पता चलता है कि मर्फ ने प्रोफेसर बैन के साथ काम करना शुरू कर दिया है। वो भी नासा की उस ऑर्गेनाइजेशन में उनके साथ काम कर दिया है। फिर सभी डिसाइड करते हैं कि अब बाकी के बचे 2 प्लैनेट्स में से हम किस पर जाएं। वहाँ कूपर और एक और आदमी कहता है कि हमें मार्स के प्लैनेट पर जाना चाहिए क्योंकि ये हमारे स्पेसक्राफ्ट के नजदीक ही है। लेकिन एमिलिया कहती है कि हमें एडमंड्स के प्लैनेट जाना चाहिए क्योंकि वहाँ से आने वाले सिग्नल काफी स्ट्रॉन्ग थे। मुझे लगता है कि यहाँ पर यकीनन इंसान रह सकते हैं और अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। अब उनके स्पेसक्राफ्ट का फ्यूल भी बहुत कम था, तो इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि हम मार्स के प्लैनेट पर ही जाएंगे क्योंकि वो यहाँ से करीब है। अब जब वो मार्स के प्लैनेट पर जाते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। उन्हें वहां जाकर पता लगता है कि मान काफी देर से अपने स्लीपिंग चैम्बर में सो रहा है। मान उन्हें बताता है कि यहाँ पर अमोनिया की मिकदार बहुत ज्यादा है, लेकिन अगर हम ऊंचे पहाड़ों पर जाएंगे तो वहाँ सब कुछ ठीक है, वहाँ हम आराम से सांस ले सकते हैं। वहीं हमें पता लगता है कि मान ने काफी देर पहले अपने रोबोट को बंद कर दिया था जिसकी वजह से अर्थ पर कोई सिग्नल नहीं जा रहा था। सभी उसे पूछते हैं कि आखिर तुमने इसको क्यों बंद किया? वो तो बिल्कुल सही इन्फॉर्मेशन भेज रहा था। लेकिन मान कहता है कि नहीं, इस रोबोट में कुछ खराबी आ गई थी जिसकी वजह से ये खराब और गलत इन्फॉर्मेशन अर्थ पर भेज रहा था। तभी मर्फ की तरफ से कूपर को एक मैसेज आता है। पता चलता है कि प्रोफेसर बैन जो कि अब अपना आखिरी वक्त गुजार रहे थे, वो मर्फ को बताते हैं कि मेरी ब्लैक होल वाली थ्योरी और ग्रेविटी वाली थ्योरी जिस पर हम बहुत देर से काम कर रहे हैं वो कभी पूरी ना हो सकेगी क्योंकि मुझे इस काम को कामयाब करने के लिए ब्लैक होल का पूरा डाटा चाहिए जो कि एक इम्पॉसिबल सा काम है। फिर वो एक सच बताती है कि प्लान 1 तो सिर्फ एक दिखावा था, असली प्लान तो प्लान 2 है जिसमें हमें 5000 ह्यूमन एम्ब्रॉयज को दूसरे प्लान पर पहुंचाना है ताकि वहां इंसान की एक नई जिंदगी शुरू हो सके क्योंकि ये दुनिया अब इंसान के रहने के बिल्कुल भी काबिल नहीं है। और फिर प्रोफेसर बैन की मौत हो जाती है और जब कूपर को ये पता चलता है कि अर्थ पर प्रोफेसर की मौत हो चुकी है और मर्फ ये बता रही है कि प्लान नंबर 1 सिर्फ एक दिखावा था, असली प्लान तो प्लान नंबर 2 है जिसके ऊपर उन सब की उम्मीदें हैं। हैरानी की बात यह है कि ये बात खुद प्रोफेसर की बेटी एमिलिया को भी नहीं पता थी। जब कूपर ये डिसाइड करता है कि सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने प्लेनेट अर्थ पर वापस चला जाएगा, तभी उनका एक साथी उनसे कहता है कि तुम वापस जाते हुए एक चक्कर ब्लैक होल से भी लगा लेना और वहां पर अपना एक रोबोट छोड़ देना ताकि वो ब्लैक होल की सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ले, ताकि तुम प्रोफेसर की ब्लैक होल वाली थ्योरी की सारी इन्फॉर्मेशन हासिल कर लो। और जब मान और कूपर बाहर जाते हैं तो उन्हें पता लगता है कि मान ने उन सबसे झूठ बोला था। पूरे प्लेनेट पर अमोनिया ही अमोनिया है। उसने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए ये गलत इन्फॉर्मेशन दी ताकि वो इधर आए और मान को बचा लें। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा कुछ नहीं था जिससे हम इस प्लेनेट पर जिंदगी गुजार सकें और इसी वजह से दोनों में लड़ाई भी हो जाती है। लेकिन वहाँ अमिलिया उन दोनों को आकर रोक देती है और कूपर को बचा लेती है। लेकिन इसी में मान अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर एंडोरेंस तक जाने के लिए तैयार होने लगता है और अपने स्पेसक्राफ्ट को उससे कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होता और एंडोरेंस में एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से एंडोरेंस पूरे स्पेस में घूमने लगता है। अब कूपर और एमिलिया भी अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर एंडोरेंस के पास जाने की कोशिश करने लगते हैं और वो जैसे तैसे करके अपने स्पेसक्राफ्ट को एंडोरेंस के साथ कनेक्ट कर ही लेते हैं। लेकिन इसके बाद उनकी एंडोरेंस स्पेसक्राफ्ट ब्लैक होल की तरफ खींची जा रही थी। इस मौके पर कूपर स्लिंग शूट थ्योरी का इस्तेमाल करता है जिससे किसी भी स्पेसक्राफ्ट को ग्रेविटी की फोर्स की वजह से स्पीड दी जाती है। और अब कूपर और अमेलिया ब्लैक होल के करीब तक पहुंच जाते हैं और वहां से वो तीसरे प्लेनेट की तरफ जाते हैं
क्योंकि अब वही एक प्लेनेट रह गया था जिससे सभी की उम्मीदें जुड़ी थी। लेकिन एंडोरेंस स्लिंग शॉट थ्योरी के इस्तेमाल के बावजूद ब्लैक होल की तरफ खींची जा रही थी। फिर कूपर अपने रोबोट को ब्लैक होल के पास भेज देता है ताकि वो ब्लैक होल के डाटा को कलेक्ट कर सके और अर्थ पर भेज सके। लेकिन रोबोट के ब्लैक होल के पास जाते ही उनका रोबोट से ताल्लुक टूट जाता है। इसके बाद कूपर अपने फ्लाइंग जेट को एंडोरेंस से अलग कर देता है ताकि एंडोरेंस का वेट कम हो जाए और वो ब्लैक होल में ना जाएं। और अब कूपर बहुत तेजी से बढ़ रहा था। जब वो ब्लैक होल में जाता है तभी वो पहुंच जाता है 5th डायमेंशन में, जो कि एडवांस लोगों ने बनाया होता है। ये वो लोग होते हैं जो हमसे आगे यानी फ्यूचर में चल रहे होते हैं। वो जगह एक टेसरेक्ट की तरह होती है, यानी 4-5 डायमेंशन में फैली हुई होती है और समझने में बहुत कॉम्प्लेक्स होती है। और अब कूपर का उस रोबोट से कांटेक्ट भी हो जाता है। उसका रोबोट कूपर को बताता है 5th डायमेंशन के लोगों ने ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए ये टेसरेक्ट बनाया है और इसकी मदद से वो वक्त में आगे और पीछे भी जा सकते हैं। कूपर इस टेसरेक्ट से अपने ही घर में बनी लाइब्रेरी में पहुंच जाता है जहां मर्फ होती है, जो कि अभी बहुत छोटी है और कूपर किताबों को गिरा गिरा कर अपनी मौजूदगी का एहसास करवाना चाहता है। लेकिन मर्फ समझती है कि ये कोई भूत है। ये देखकर आपको कुछ याद आया? हाँ, मूवी के स्टार्ट में जब मर्फ कूपर को कहती है कि मेरे कमरे में एक भूत है जो किताबों को गिराता है। और हैरानी की बात है कि वो ये भी कहती है कि मुझे लगता है कि वो भूत भी आप ही हैं। और सच में यही होता है, वो कूपर ही होता है जो कि उस कमरे में किताबों को गिराया करता था। और फिर वो अपनी बेटी को धूल की मदद से बाइनरी कोड से एक मैसेज भी भेजता है जिसमें लिखा होता है कि स्टे, मतलब यही रुको। तभी कूपर को पता चलता है कि उसके रोबोट ने ब्लैक होल का सारा डाटा अपने अंदर स्टोर कर लिया है। और अब कूपर चाहता है कि वो किसी तरह इस सारे डाटे को अर्थ पर मर्फ तक पहुंचा सके, क्योंकि मर्फ भी प्रोफेसर के साथ काम कर रही है और वो एक साइंटिस्ट भी बन चुकी है। और कूपर को पता चल गया था कि 5th डायमेंशन के लोगों ने उसे नहीं बल्कि मर्फ को दुनिया बचाने के लिए चुना है। अब आप इस टेसरेक्ट को इस तरह से भी समझ सकते हैं जो कि पास्ट और फ्यूचर के बीच की एक जगह है। आप इसको एक टाइम मशीन भी समझ सकते हैं। अब कूपर मर्फ तक डाटा को पहुंचाने के लिए मोर्स कोड की थ्योरी को यूज करता है। मोर्स कोड की मदद से हम किसी भी हिलने वाली चीज की मदद से अपने मैसेजेस दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। इस थ्योरी में आप किसी घड़ी की टिक टिक, लाइट के स्विच ऑन या ऑफ सभी मोर्स कोड में ही आते हैं। मोर्स कोड की मदद से सारा ब्लैक होल का डाटा अपनी बेटी की घड़ी में पहुंचा देता है। अब मर्फ भी एक साइंटिस्ट बन चुकी थी, उसको भी मोर्स कोड के बारे में पता था। जब वो अपने पिता की घड़ी को घर से लेने आती है तो उसे अपनी घड़ी की टिक टिक कुछ अलग महसूस होती है। अब मर्फ को पता चलता है कि उसके पिता ने उसके लिए इंफॉर्मेशन भेजी है और फाइनली सारी इंफॉर्मेशन की मदद से इस ब्लैक होल की पहेली को सुलझा लिया जाता है और सारे ब्लैक होल की थ्योरी को एक्सप्लेन कर दिया जाता है, जो कि आज तक प्रोफेसर भी नहीं कर पाए थे। और ये काम करने पर वो टेसरेक्ट जिसके अंदर कूपर मौजूद था, वहाँ से कूपर गायब हो जाता है और फिर उसकी आंख एक हॉस्पिटल में खुलती है। जब वो डॉक्टर से पूछता है कि मैं कहाँ हूँ, तो वो डॉक्टर कहती है कि आप कूपर स्टेशन में मौजूद हैं। कूपर को लगता है कि उसने पूरी दुनिया को बचा लिया है। तभी डॉक्टर उसको बताता है कि कूपर स्टेशन का नाम आपके नाम पर नहीं बल्कि मर्फ कूपर के नाम पर रखा गया है। उसने ही इस ग्रेविटी की थ्योरी पर काम करके सारी इंसानियत को बचा लिया। तब कूपर वहाँ अपनी बेटी मर्फ से मिलने जाता है तो वो देखता है कि उसकी बेटी अब बहुत बुरी हो चुकी है। वो अपनी बेटी से मिलकर बहुत खुश होता है और फिर कूपर एमिलिया के बारे में भी पूछता है। तो मर्फ कूपर को बताती है कि वो अब तीसरे प्लेनेट पर मौजूद है जहाँ पर उसने लाइफ ढूंढ लिया है। वो लास्ट प्लेनेट था जिसके बारे में आप खोज कर रहे थे, जिसका नाम एडमंड्स प्लेनेट था। वो जगह पूरी तरह इंसानों के रहने के लायक है। और फिर कूपर अपने स्पेसक्राफ्ट की मदद से उस तीसरे प्लेनेट पर पहुंच जाता है जहाँ पर उसकी मुलाकात एमिलिया से होती है। और इसी के साथ साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये मूवी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर जरूर क्लिक करें।